प्रिपरेशन ऑफ विटामिन डी कि विटामिन डी कौन कौन से फार्म में अवेलेबल है जो हम डिफरेंट कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। कैल्सीट्रायोल, आपको पता है कि में कैल्सीट्रायोल एक्टिव फार्म है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ओरल और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में अवेलेबल है। इर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन D3 है, हमने पाथवे में पढ़ा था। ये होते हैं ओरल कैप्सूल में, ठीक है। इसके जो है ना हम 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन इन ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, ठीक है। ये प्रिवेंशन के लिए हम 400 IU पर डे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 4000 IU पर डे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोमलेशिया इन रिकेट्स। कूली कैल्सीफेरोल, ठीक है, ये भी ओरल और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में अवेलेबल है। अल्फ़ा कैल्सिडोल एंड डाईहाइड्रोटेकिस्टिरोल, ये दोनों ये प्रोड्रग है, ठीक है। इनमें ऑलरेडी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन हुई होती है, ठीक है। तो इसमें किडनी में एक्टिवेशन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन इसमें हुई होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लीवर में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ठीक है। हम ये रीनल बोन डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। रीनल बोन डिजीज क्योंकि रीनल से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसका हाइड्रोक्सिलेशन हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन में किया होगा, ठीक है। इस तरह हम ये हाइपोपैराथायराइडिज्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें लो कैल्शियम लेवल होता है। कैल्सीपोट्रायोल ये हम टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्किन पे एक डिजीज़ है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सोरियासिस, ठीक है। इसमें ये जाके सोरियासिस में इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो हम ये टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं सोरियासिस में इन्फ्लेमेशन के लिए। अब थेरेपेटिक यूजेस ऑफ विटामिन डी के हम कौन कौन से बीमारी में इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम विटामिन डी। 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे और 4000 इंटरनेशनल पर यूनिट पर डे। तो 4000 हम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिकेट्स की। और रिकेट्स जो है ना विटामिन डी की डिफिशियंसी है चिल्ड्रंस में, ठीक है। और जब एडल्ट्स में होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी, उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया। तो अगर ऑस्टियोमलेशिया को और रिकेट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो 400 IU पर डे करेंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए हम 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे करते हैं। अब अगर किसी को रीनल डिजीज़ है, रीनल फेलियर है, ठीक है, रीनल फेलियर है मतलब कि 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, तो हम उनमें कैल्सीट्रायोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्सीट्रायोल डायरेक्ट एक्टिव विटामिन डी है, ठीक है। या अल्फा कैल्सीडोल, अल्फ़ा कैल्सीडोल में जो है ना ऑलरेडी अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेशन हुई होती है, ठीक है। तो ये दोनों हम रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तीसरी है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, इसमें जो है ना पैदाइशी किसी विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब ये है कि अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी कैल्सीट्रायोल इन अल्फ़ा कैल्सीडोल दोनों इफ़ेक्टिव है। 4th नंबर है विटामिन डी एडमिनिस्ट्रेशन विद कैल्शियम इन पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। पोस्ट मेनोपॉजल मीन के जब वुमेन में लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, उसके बाद फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ये एस्ट्रोजन नॉर्मली क्या करता है कि ये ऑस्टियोक्लास्ट हमारे बोन में एक सेल है, ठीक है, जो बोन को डिज़ोल्व करता है, ठीक है, जिससे कैल्शियम और फॉस्फेट बाहर ब्लड में आते हैं। तो जब ये एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम विटामिन डी की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट बढ़ जाए, और देते उसकी वजह से सीरम का कैल्शियम बढ़ जाता है, तो जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट बढ़ने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर के चांसेस कम होते हैं। टॉपिकली इन सोरियासिस हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपोपैराथायराइडिज्म में, चूँकि पैराथायराइड हार्मोन का काम है कैल्शियम का लेवल बढ़ाना, चूँकि इस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल कम हो गया होगा, तो टेम्पोरली हम हाइपोकैल्सीमिया ट्रीट कर सकते हैं विटामिन डी की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। थैंक यू।